हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे एएनएम सेकेंड ईयर का यूनिट 5 जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट है। ये है मिडवाइफरी का पार्ट। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी, जैसा कि यूनिट का नाम है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड मैनेजमेंट। तो इससे आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है, जो गर्भधारण होता है, गर्भवती होती हैं, उनके बारे में आज हमें जानना है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होता क्या है, उनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, उस बीच में जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या मैनेजमेंट करने होते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में। मतलब एक हम सामान्य प्रेगनेंसी की बात करने जा रहे हैं। तो आपको ये यूनिट से कुछ आइडिया ऐसा आ रहा होगा। तो चलिए उसी को देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है, सबसे पहले आता है प्री कॉन्सेप्शनल केयर। मतलब गर्भाधारण से पूर्व क्या क्या केयर करनी होती है। तो गर्भाधारण से पूर्व दंपति को प्रेगनेंसी के बारे में परामर्श देना ही प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग कहलाता है। दंपति मतलब क्या होता है, एक जो वैसे पर्सन जब जिनकी शादी हो गई रहती है, जिसमें एक बॉय तथा एक गर्ल होते हैं, उनको हम दंपति कहते हैं। तो गर्भाधारण मतलब गर्भ को धारण करने से पहले, मतलब जब बेबी पेट में नहीं आया रहता है उसके पहले जो हम परामर्श मीन्स क्या होता है, जो हम सलाह देते हैं। नर्स का यही काम होता है कि वो सलाह देती हैं। इसके पहले किसके पहले, प्री कॉन्सेप्शनल मतलब जब प्रेगनेंसी कोई नहीं कंसीव करने वाला रहता है तो उनको सलाह देती हैं कि हाँ किस तरीके से आप करेंगे तो आने वाले समय में आपके जो बेबी हैं और आपकी भी जो हेल्थ है वो सब ठीक रहेगी। तो इन सब के बारे में एक जो नर्स होती है वो बताती है। तो वही है कि सलाह देना ही प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग कहलाता है। प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के दौरान दंपति से गर्भावस्था संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वार्तालाप करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला में स्वयं तथा उसके गर्भ के अंदर पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम रहता है। मतलब इसमें एक काउंसलिंग की जाती है जब बेबी, कोई मदर होती है वो बेबी को कंसीव करने वाली रहती है तो वो पहले एक नर्स से मिलना चाहिए। कोई भी अगर औरत हो तो उसको पहले एक नर्स से मिलना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। और नर्स का भी ये दायित्व होता है वो सलाह अच्छे तरीके से दे। तो वो क्या करती हैं कि जैसे कि जो चेंजेस हो, बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं जिनको ये नहीं पता रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें जब एक बार एक नर्स कोई भी चीज़ें बता देती है कि हाँ आपके अंदर ये चीज़ें चेंजिंग होंगी और ये चीज़ें, ये परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं और आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकती हैं, आप अपने डाइट को कैसे मेंटेन रखेंगी जिससे कि आने वाला फ्यूचर आपका अच्छा हो और आपको किसी भी परेशानी का प्रॉब्लम का जैसे कि सामना ना करना पड़े। तो इन सब के बारे में जब बताती है तो ये एक जो मदर होती है उनको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है प्रेगनेंसी के बारे में और उनका और उनकी बेबी का फ्यूचर भी अच्छा होने की भी संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट लैंग्वेज हम बुक इस लैंग्वेज में जान लेते हैं। गर्भाधारण से पूर्व परामर्श की अनुपस्थिति में जब महिला गर्भाधारण के सुनिश्चित हो जाने के पश्चात प्रेगनेंसी के तीसरे तथा चौथे महीने में एंटीनेटल क्लिनिक की विजिट करती हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु में अंगों के विकास की प्रक्रिया
ओजेनेसिस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्टिंग 12 वीक के दौरान ही लगभग पूर्ण हो चुकी रहती है। जैसे कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो ये सोचती हैं कि चलो अभी क्या विजिट करना, अभी क्या जाना परामर्श देने, अभी क्या सलाह लेने की ज़रूरत है, अभी तो पहले प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, फिर उसके बाद जो चेंजेस होंगे उसको हम लेने के लिए, उस सब को जानने के लिए हम जाकर सलाह ले लेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको एंटीनेटल क्लिनिक पे विजिट करना चाहिए। सबसे पहले आपको, अगर आपके माइंड में ऐसा विचार आ रहा है बेबी कंसीव करने का, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि सलाह लेने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और अगर आप बाद में करती हैं तो आप जान सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग 12 वीक के दौरान ही क्या होता है, ओजेनेसिस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और बेबी का जो होता है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर अगर गलत तरीके से होगा सब कुछ, तो बेबी आपका जब डेवलप करना स्टार्ट कर देगा तो फिर उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो भी करना होता है पहले ही किया जाता है। यदि इस दौरान में डेफिशिएंसी हो रही हो अथवा किसी विपरीत कारक की उपस्थिति हो रही हो तो उन्हें एंटीनेटल विजिट के द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ें हैं कि उनको नहीं ठीक किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है तब तक डिफिशियंसी या एडवर्स फैक्टर अपना असर दिखा चुके होते हैं। जो भी डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, जो भी कमी होती है, जो भी फैक्टर अफेक्ट करना रहता है बेबी को, वो सब अफेक्ट कर गए रहते हैं। तो इसलिए बाद में जाने से अच्छा है कि पहले ही चले जाएं। नेक्स्ट है गर्भधारण से पूर्व परामर्श के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग। ठीक है, गर्भधारण से पूर्व, गर्भ के धारण से करने से पहले हमें क्या परामर्श जो दिया जाता है या फिर परामर्श देने वाले जो होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श दंपत्ति से प्रेगनेंसी संबंधित विभिन्न इशू के बारे में विचार विमर्श करने का एक उत्तम अवसर प्रदान करता है। जैसे कि जितने भी आपके अंदर प्रॉब्लम हैं, आपके अंदर जो भी कमी है या फिर आपकी जो पार्टनर है उनके अंदर जो कमी है, इन सब के बारे में अगर आप एक बार चर्चा कर लेती हैं, एक बार अपनी कमियों को बताती हैं, तो फिर उसके बाद से उसमें क्या चीज़ें करनी होती है, किस तरीके से आप कंसीव करें कि वो कमी आपके बच्चे के अंदर ना आए, तो इन सब एक फ़ायदा होता है क्या करने से, प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग करने का, यही सब फ़ायदा होता है। इस परामर्श के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ माता ही गर्भ को धारण करेगी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उसके स्वयं तथा उसके फीटस के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। इसमें ये देखा जाता है कि जो बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छी हो, वही प्रेगनेंसी को कंसीव करे। ये नहीं कि अगर आप खुद बीमारी में हैं या फिर खुद आप ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, एड्स हुआ है, इन सब बीमारियों से आप सफ़र कर रही हो और फिर आप तब भी सोचो कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करें, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी अपना दवा करवाओ और फिर उसके बाद बच्चे को हो जाएगा, बच्चे को भी कराओ, तो फिर बच्चे की लाइफ भी अनहेल्दी रहेगी और ऐसा बच्चा आने से इस समाज में क्या ही मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप खुद फिट हैं, खुद अच्छी हैं, खुद स्वस्थ हैं, तो ही बच्चे को कंसीव करने के बारे में सोचें। यही सब इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग का। इस परामर्श के द्वारा ऐसे बायोकेमिकल्स, बिहेवियरल तथा सोशल खतरों को पहचान कर उन्हें दूर किया जाता है। जो भी बायोमेडिकल बिहेवियर होते हैं, मतलब कुछ जो खतरे होते हैं जो आपके अंदर हैं, जो कमी है, जो आपके पार्टनर के अंदर कमी है, तो उन सबको दूर करने का भी कुछ उपाय ढूंढा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला उसके फीटस के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मतलब जैसे कि अगर माँ के अंदर ब्लड की कमी है, तो सबसे पहले उनको कहा जाएगा कि अगर वो एनीमिया से सफ़र कर रही हैं
तो उसको सबसे पहले बोला जाएगा कि पहले आप जाइए, अपना कुछ खाइए पिए, अच्छे से खाना अपना मेंटेन करिए, अपना भोज्य पदार्थ अच्छे से लीजिए, जिससे कि आपका जब बैलेंस ठीक हो जाएगा, जब आपके अंदर ब्लड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ही आप बच्चे को कंसीव करने के बारे में सोचें। इससे क्या होगा कि अगर एनीमिया से माँ पीड़ित रहेगी और बच्चे को कंसीव कर लेगी, फिर डिलीवरी के दौरान भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा और इसमें माँ की मृत्यु भी हो सकती है और बच्चे के लिए भी खतरा हो सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि देखी जाती हैं जब प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग होता है। नेक्स्ट क्या है, इस परामर्श के द्वारा दंपति को विशेष रूप से महिला को प्रेगनेंसी के दौरान रखने वाली सावधानियों के बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रदान की जा सकती है। मतलब जब ये काउंसलिंग होता है तो उनको ये बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या हेल्दी चीज़ें होती हैं आपके लिए, और क्या क्या आप सावधानी बरतेंगे जिससे आपके लिए और आपकी बेबी की लाइफ के लिए अच्छा होगा। ये सब क्या किया जाता है, ये सब हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कि गर्भाधारण से पूर्व परामर्श के तत्व एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग। तो सबसे पहला है कि रिस्क फैक्टर का पता लगाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स का पता लगाएंगे। रिस्क फैक्टर में क्या देखेंगे कि गर्भाधारण से पूर्व परामर्श का सबसे प्रमुख तत्व है कि किन कारकों की पहचान करना। किन कारकों की पहचान करना, उनको देखते हैं। पूर्व में हुई किसी मेडिकल अथवा सर्जिकल बीमारी की हिस्ट्री, उनका पता लगाना। मतलब इससे पहले अगर कोई मेडिकल या सर्जिकल कोई बीमारी हुई है जैसे कि, तो उन सब की हिस्ट्री लेना है और उनका पहचान करना है कि किस तरीके की बीमारी हुई है, इस बीमारी से आने वाले बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है, इन सब के बारे में भी पता लगाना। प्रसूति संबंधी हिस्ट्री, जैसे कि अगर माँ पहले प्रेग्नेंट थी और पहले उसका जो बेबी है वो नॉर्मल है, तो ये चांसेस रहता है कि नेक्स्ट बेबी भी नॉर्मल ही होगा। जैसे कि अगर फर्स्ट बेबी हुआ है उसे और वो ऑपरेशन के थ्रू सर्जिकल से हुआ है, तो सेकंड बेबी भी, इसमें ये कहा जाता है कि सेकंड बेबी भी सर्जिकल से ही होगा। और जैसे कि एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया उसे पहले हुआ है, तो उन सब की भी दवा पहले से स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया हुआ है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये देखा जाता है बहुत सारे चांसेस में कि उनको हो जाता है ये सब चीज़ें। तो इसीलिए प्रसूति संबंधी हिस्ट्री, मतलब जो पहले अगर एक बार माँ बन चुकी हैं तो उनको पहले की हिस्ट्री लेनी है कि हाँ पहले क्या क्या कमियाँ आई थी, क्या क्या अगर कुछ गड़बड़ी तो नहीं रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उन सब कमियों को इस बार की प्रेगनेंसी में ना हो, ये सब के लिए भी इनको किया जाता है। प्रसूति संबंधी हिस्ट्री इसीलिए लिया जाता है। पर्सनल हिस्ट्री में जैसे देखा जाता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, माँ को या फिर उनके पार्टनर्स को तो कुछ नहीं हुआ है, कोई ऐसी बीमारी जो कि माँ और बच्चे के लिए खतरा बन सके, तो पर्सनल हिस्ट्री में ये सब देखा जाता है। और फैमिली हिस्ट्री में ये देखा जाता है जैसे कि जेनेटिक बीमारी के लिए देखा जाता है कि इनकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो कि जेनेटिक हो, फिर इनके जो बच्चा है उसमें भी ये बीमारी आ जाए, तो उसके लिए पहले से ही हमें दवा स्टार्ट कर देनी है। इसीलिए फैमिली हिस्ट्री देखना ज़रूरी होता है कि अगर कोई जेनेटिक्स बीमारी है तो उसके लिए पहले से ही दवा स्टार्ट कर दें, जिससे पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन जितना हद हो सके उतना कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है, यदि आवश्यक हो तो लेबोरेटरी परीक्षण भी किया जा सकता है। मतलब अगर आवश्यक हो, अगर उनको ज़्यादा कुछ हुआ है ऐसा, तो क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन भी करवा देना चाहिए। नेक्स्ट है, रिस्क फैक्टर की पहचान के बाद यदि संभव हो तो उन्हें मॉडिफाई किया जाता है ताकि गर्भावस्था के दौरान महिला तथा उसके गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। रिस्क फैक्टर की पहचान करना है, फिर उसके बाद उन्हें जैसे कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो उन्हें ट्रीटमेंट देना है जिससे कि बेबी और माँ को कोई भी खतरा ना हो। नेक्स्ट है कि पूरक फॉलिक एसिड। महिला को गर्भाधारण से लगभग 1 महीने पहले से फॉलिक एसिड की टेबलेट देना
स्टार्ट कर देनी चाहिए तथा ये गोलियां गर्भावस्था को शुरुआती 3 महीने तक दी जानी चाहिए। जो फोलिक एसिड की टैबलेट होती है उनको जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो तो फर्स्ट मंथ से ही देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये कब तक देना चाहिए? 3 मंथ तक, मतलब 3rd मंथ तक ये चलना ही चलना चाहिए। फोलिक एसिड की गोलियां गर्भस्थ शिशु में क्या करती हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की संभावना को रोकती हैं। अब क्यों दिया जाता है ये भी आप लोगों ने जान लिया कि जो फोलिक एसिड दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करती हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की संभावना को रोक देती हैं। नेक्स्ट है कि महिला में मौजूद मेडिकल डिजीज़ के बारे में परामर्श लेना। तो इसमें क्या करेंगे? यदि महिला में कोई मेडिकल डिजीज उपस्थित हो तो इन बीमारियों के प्रेगनेंसी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में दंपत्ति से गर्भधारण से पूर्व भी परामर्श ले लेना चाहिए। साथ ही प्रेगनेंसी का इन बीमारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में दंपत्ति को बताना चाहिए। जैसे कि अगर कोई मेडिकल डिजीज है प्रेगनेंसी और उसे माँ को कंसीव करना है और पार्टनर्स में या फिर माँ में कोई भी ऐसी डिजीज है, मेडिकल डिजीज है, तो उसका क्या प्रेगनेंसी पे प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी बताना होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है और इन बीमारियों से क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब के बारे में भी बताना होता है। यदि महिला में पहले से कोई क्रोनिक डिजीज हो जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ आदि उपस्थित हो तो इसके उपचार की सलाह भी देनी चाहिए। क्रोनिक डिजीज मतलब क्या होता है? क्रोनिक डिजीज़ मतलब ऐसी डिजीज़ होती है जो कि लंबे समय से चली आ रही हो, मतलब लंबे समय से उसके अंदर विद्यमान हो, उसके अंदर उपस्थित हो। जैसे कि हाइपरटेंशन डिजीज जो होता, डायबिटीज़ जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली डिजीज़ है। तो अगर ये सब बीमारी है उसके अंदर तो इसके ट्रीटमेंट के लिए पहले बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि महिला में कोई ऐसी बीमारी है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उसकी तथा उसकी गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तथा जिसका कोई उपचार भी संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दंपत्ति को गर्भधारण करने से रोकने की सलाह देनी चाहिए। अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, यदि ऐसी कोई बीमारी है जिससे कि आने वाले बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि माँ का इलाज करके फिर उसके बाद कहा जाए कि हाँ अब आप बेबी कंसीव करिए, तो ऐसे सब अगर कंडीशन है तो पहले ही मना कर देना चाहिए बेबी को कंसीव करने से। उनको ये सलाह देनी चाहिए कि आप क्या करें, आप अनाथ वगैरह बच्चे को लेकर अपना जीवन यापन करें, क्योंकि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कट नहीं सकती और आने वाला अगर आप बेबी कंसीव करेंगे तो बेबी को भी खतरा रहेगा, उसे भी ये प्रॉब्लम लग सकती है, तो कोई मतलब नहीं है आपको बेबी कंसीव करने का। नेक्स्ट क्या सलाह देनी चाहिए कि इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण प्रेगनेंसी के दौरान टीटी के 2 टीके 1 महीने के अंतराल में लगवाने की सलाह देनी चाहिए। रूबेला तथा हेपेटाइटिस बी का टीका गर्भधारण से पूर्व नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो हेपेटाइटिस और जो रूबेला ये सब टीके होते हैं इन सबको नहीं लगवाना चाहिए। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान कौन से टीटी के इंजेक्शन ही लगवाना चाहिए। टीटी क्या होता है? टेटनस टॉक्साइड, जो कि टेटनस से बचाव करता है। मनोवैज्ञानिक सहारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए एक फीमेल को। महिला में प्रेगनेंसी की समस्याएं, न्यूबॉर्न की केयर की समस्या, लेबर प्रोसेस की शंका हो तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें। जैसे कि जो फीमेल होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि इनकी कभी कभी किसी भी फीमेल की एज कम रहती है या फिर फर्स्ट बेबी रहता है तो उनको न्यूबॉर्न की केयर की समस्याएँ रहती हैं। अगर वो जॉब वगैरह कर रही हैं और या फिर वो मतलब फर्स्ट बार उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, बेबी कंसीव हुआ है, तो भी उनके अंदर ये प्रॉब्लम रहता है कि किस तरीके से हम ये केयर देंगे बेबी को। और लेबर प्रोसेस भी देखी रहती हैं और सबका सुनी रहती हैं, तो उनको ये अंदाज़ा रहता है कि कितना पेन होता है, कैसे क्या होता है, तो उन सब चीज़ों से भी डरती रहती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए कि एक मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, मतलब जिस तरीके से आप समझा सकें उस तरीके से उनको समझाना चाहिए।
गर्भधारण की प्रक्रिया तथा प्रेगनेंसी संबंधी अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु दंपति को उनकी आवश्यकता अनुसार सलाह दी जाती है। जितनी नीड हो उतनी आवश्यकता देनी, उतना क्या करना चाहिए, उतना सलाह देना चाहिए। आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम अथवा उपचार। दंपति में आनुवंशिक बीमारियों की उपस्थिति हेतु जांच की जाती है। जैसे कि जो जेनेटिक बीमारी होती है उनकी जांच की जाती है, या दंपति में जेनेटिक डिजीज हो तो यदि जो दंपति हैं, दंपति मतलब युगल जिसमें बॉय और गर्ल दोनों का जो शादीशुदा होते हैं उनको ही हम दंपति कहते हैं। जेनेटिक डिजीज हो तो उसके बारे में परामर्श देनी चाहिए और प्राथमिक सेकेंडरी प्रिवेंशन के द्वारा मैनेज करने का प्रयास करना चाहिए। जो भी जेनेटिक डिजीज है ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि बच्चे में ना हो। नशीले जो पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें ऐसी सलाह देनी चाहिए। और धूम्रपान अगर कोई फीमेल कर रही है तो उसको छोड़ने के लिए भी सलाह देनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करना, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त आहार लेना और पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना और जितना हो सके उतना आराम करना, टीटी का इंजेक्शन लगवाना और लंबी यात्रा से बचना। लंबी यात्रा अगर करेंगी तो फिर बेबी को क्या हो सकता है, अबॉर्शन की कंडीशन भी हो सकती है लंबी यात्रा करने से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे रास्ते होते हैं टेढ़े मेढ़े तो बहुत ज़्यादा उछाल उसमें होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक वगैरह लगने से बेबी के अबॉर्शन होने की कंडीशन हो सकती है। प्रसन्न रहना चाहिए जिससे कि बेबी भी उसी तरीके से रहे। और आपको पता ही है कि जिस तरीके से मदर का माइंड होता है उसी हिसाब से ही वही चीज़ें वही फ़र्क पड़ता है बच्चे के ऊपर भी। तो आप जितनी प्रसन्नचित रहेंगी आपका बेबी भी उतना अच्छा रहेगा। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना चाहिए और नियमित हल्का व्यायाम करना चाहिए। जो एक मतलब आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकती हैं कि कौन सा व्यायाम, कौन सा एक्सरसाइज हमें करना है। तो अगर हो सके तो इसमें सलाह देनी चाहिए कि एक्सरसाइज के बारे में भी बताना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज एक मदर के लिए सही रहते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन होने पर चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो क्या करना चाहिए, जो भी डॉक्टर हैं उन सबको सूचित करना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई एबनॉर्मल कंडीशन है ये सोचें कि घरेलू उपाय कर लेंगे और ठीक हो जाएगा। सो नेक्स्ट है कि जेनेटिक काउंसलिंग। इसके द्वारा इनहेरिटेड डिसऑर्डर के बारे में उन लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है जिन लोगों में या तो ट्रांसमिट हो या तो रिस्क हो। ठीक है, तो जैसे कि जेनेटिक जो बीमारी होती है उनके बारे में भी सीधा साधा कहने का मतलब यही है, जो जेनेटिक काउंसलिंग है उनके बारे में भी बताना चाहिए। पेशेंट और रिलेटिव्स के साथ निम्न बातों पे चर्चा करें। जैसे कि पेशेंट और जो उनके रिलेटिव हैं उनके साथ मिलकर कुछ बातें हैं उन पे चर्चाएं करनी चाहिए। वो क्या क्या है, बीमारी की प्रकृति के बारे में, जैसे कि अगर कोई बीमारी हुई हो मदर को या फिर फादर को कोई भी बीमारी हुई हो तो उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। इसके सेपरेट होने की रिस्क क्या है उसके बारे में बताना चाहिए और संभावित दुष्परिणाम क्या हो सकता है, इसके कारण कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं। और डिसऑर्डर का मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन करना चाहिए। जैसे कि कोई भी डिसऑर्डर अगर है जेनेटिक काउंसलिंग के अंतर्गत ये सब आते, जैसे कि कोई जेनेटिक डिजीज है जो कि आनुवंशिक बीमारी है तो उस बीमारी से क्या मैनेजमेंट करने हैं, क्या प्रिवेंशन करना है, ये सब बताना चाहिए। और फैमिली प्लानिंग के भी बारे में बताना चाहिए, माँ और पेशेंट को भी बताना चाहिए और रिलेटिव्स को बताना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए। आप लोगों को पता है फैमिली प्लानिंग वो होता है जिसमें कि क्या करते, एक बच्चे के होने के बाद 3 साल का कम से कम गैप होना चाहिए। तो उन सब के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हुए हैं जिनसे कि ऐसा किया जा सकता है, प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, तो उन सब के बारे में भी बताना होता है। और क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग के दौरान ट्रेंड जेनेटिक काउंसलर रिस्की ग्रुप्स के साथ इनहेरिटेड डिसऑर्डर के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए। जैसे कि जो जेनेटिक काउंसलिंग होता है जिसमें कि
अनुवांशिक परामर्श जब दिया जाता है तो उसमें जो ट्रेंड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब इन सब के बारे में जिनको नॉलेज होता है, जो जिनके पास एक्सपीरियंस रहता है इन सब चीज़ों का, तो उनको जेनेटिक काउंसलर रिस्की ग्रुप के साथ इन सब के बारे में, इन डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करनी चाहिए और इन सब के बारे में जो भी अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो उन सबको शेयर करना चाहिए कि हाँ इसका क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन हो सकता है और इसका क्या निवारण है। तो इन सब के बारे में चर्चाएं होती हैं किसमें, प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चेंज इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चेंजेस क्या क्या होते हैं वुमेन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ की रहने वाली है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम।